नमस्कार। पश्चिम बंगाल और असम में हुए हालिया राजनीतिक बदलावों ने अचानक से भारत बांग्लादेश सीमा पर एक बार फिर से सबका ध्यान खींच लिया है। और सच कहें तो ये महज एक सीमा रेखा का मुद्दा नहीं है। ये एक विशाल जनसांख्यिकीय बदलाव यानी डेमोग्राफिक शिफ्ट की कहानी है, जो पूरे दक्षिण एशिया के भविष्य की दिशा तय कर सकती है। तो आइए बिना किसी देरी के उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर यह समझते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है, इसके पीछे के चौंकाने वाले आंकड़े क्या कहते हैं और ये इतना अहम क्यों है। कूटनीतिक स्तर पर इस समय जो तनाव है वो बिल्कुल स्पष्ट है। जरा इन दो अलग अलग बयानों को देखिए। एक तरफ बांग्लादेश के गृह मंत्री का बयान है, जिन्होंने हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि अवैध अप्रवासियों का कोई पुशबैक नहीं होगा। और ठीक इसके विपरीत भारत के विदेश मंत्रालय का एकदम कड़ा और स्पष्ट जवाब है कि मुख्य मुद्दा तो बिना दस्तावेज वाले नागरिकों की स्वदेश वापसी यानी रिपैट्रिएशन है। ये सीधे सीधे दो देशों के बीच का टकराव है, जहां एक पक्ष चाहता है कि जो जैसा है वैसा ही रहे और दूसरा पक्ष कड़े नियमों के तहत वापसी पर जोर दे रहा है। लेकिन लोगों को वापस भेजना इतना आसान भी नहीं होता। 2860 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस कूटनीतिक गतिरोध को दर्शाता है जो जमीनी स्तर पर मौजूद है। भारत सरकार के डेटा के अनुसार बांग्लादेश के साथ राष्ट्रीयता सत्यापन के 2860 से अधिक मामले वर्तमान में अटके पड़े हैं। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई तो पिछले 5 सालों से भी ज्यादा समय से पेंडिंग है। कूटनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन जमीनी स्तर पर नौकरशाही की ये अड़चनें बहुत गहरी हैं। जब तक बांग्लादेश इन नागरिकों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता, तब तक कोई भी कानूनी वापसी संभव ही नहीं है। भाग 1, संकट का आकार, आंकड़ों पर एक नजर। आप जरा इस समस्या के असली आकार को समझने के लिए इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। विधायक राजेश्वर सिंह द्वारा केंद्रीय कानून मंत्री को लिखे गए एक पत्र में जिन आंकड़ों का हवाला दिया गया है वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। 1997 में भारत में बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों की अनुमानित संख्या लगभग 1 करोड़ थी। 2004 तक आते आते ये बढ़कर 1.2 करोड़ हो गई और 2016 तक ये आंकड़ा 2 करोड़ को छू गया। ये एक अभूतपूर्व और तेजी से बढ़ती हुई ग्रोथ है। सिर्फ 2 दशकों के भीतर ही बिना आधिकारिक दस्तावेजों वाली एक पूरी की पूरी नई आबादी देश के भीतर बस चुकी है। 2 करोड़ का ये आंकड़ा सुनने में शायद सिर्फ एक बड़ी संख्या लगे, लेकिन जरा इसे इस तरह से सोचिए। स्वीडन जैसे विकसित और सुप्रसिद्ध यूरोपीय देश की कुल राष्ट्रीय आबादी ही लगभग 1 करोड़ है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भारत अपनी सीमाओं के भीतर स्वीडन की पूरी आबादी से भी दोगुने आकार की एक अतिरिक्त बिना दस्तावेज वाली आबादी की मेजबानी कर रहा है। जब इतने बड़े पैमाने पर लोग संसाधनों, नौकरियों और अवसरों का इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर है देश के बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाला दबाव अकल्पनीय होता है। भाग 2, डिपोर्टेशन की चुनौती, एक वैश्विक नजरिया। इस पूरी बहस का सबसे दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण पहलू है आर्थिक वास्तविकता। चलिए अमेरिका का ही उदाहरण ले लेते हैं। अमेरिका में बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों की संख्या लगभग 1.1 करोड़ है, जो भारत के 2 करोड़ के आंकड़े का लगभग आधा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में इस 1.1 करोड़ की आबादी को डिपोर्ट करने की अनुमानित लागत 300 बिलियन से लेकर 900 बिलियन डॉलर तक आंकी गई है। जब अमेरिका जैसे सुपर पावर को अपनी आधी समस्या सुलझाने के लिए सैकड़ों अरबों डॉलर और पूरे 1 दशक का समय लग सकता है, तो भारत के लिए 2 करोड़ लोगों की पहचान करना और उन्हें वापस भेजने की आर्थिक और लॉजिस्टिक लागत क्या होगी? ये कोई मामूली काम नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि डिपोर्टेशन का मतलब महज किसी को सीमा पार छोड़ आना नहीं होता। ये एक बहुत ही जटिल और लंबी प्रक्रिया है। सबसे पहले व्यक्ति की पहचान करके उसे डिटेंशन में रखना होता है। फिर आता है सबसे मुश्किल काम, राष्ट्रीयता का सत्यापन, यानी सामने वाले देश को यह मानना पड़ता है कि वो व्यक्ति उनका ही नागरिक है। इसके बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती है और तब जाकर कहीं अंत में फिजिकल रिपैट्रिएशन यानी वास्तविक स्वदेश वापसी हो पाती है। यह पूरी तरह से एक कानूनी और लॉजिस्टिक भूल भुलैया है। इस कठिनाई का सबसे बड़ा प्रमाण ये 5 लाख का आंकड़ा है। अपनी सबसे आक्रामक इमिग्रेशन फोर्स आइस को पूरी छूट देने के बावजूद 15 महीनों के लगातार अभियानों में अमेरिका केवल 5 लाख लोगों को ही डिपोर्ट कर पाया। 1.1 करोड़ के लक्ष्य के सामने ये संख्या बहुत ही छोटी है। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन की बात करना राजनीतिक मंचों पर भले ही आसान लगे, लेकिन जमीनी हकीकत पर इसे लागू करना दुनिया के सबसे अमीर देशों के लिए भी एक दुष्स्वप्न के समान है। भाग 3, भविष्य के खतरे,
जलवायु कारक। लेकिन असली और सबसे बड़ा खतरा तो अभी आना बाकी है। आने वाले दशकों में कुछ ऐसे प्राकृतिक कारण हैं जो इस समस्या को और भी ज्यादा विकराल बना देंगे। केवल आर्थिक कारणों से होने वाला प्रवास ही चिंता का विषय नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिण एशिया में भयानक हीट वेव्स आ रही हैं, नदियां सूख रही हैं और पीने के पानी का गंभीर संकट पैदा हो रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि बढ़ते समुद्री जलस्तर के कारण बांग्लादेश अपने तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जमीन खो सकता है। जब रहने के लिए जमीन और पीने के लिए पानी ही नहीं बचेगा तो क्लाइमेट रिफ्यूजीज की एक ऐसी लहर आएगी जिसे रोक पाना किसी भी देश के लिए लगभग असंभव होगा। अगर इन मूल कारणों और मौजूदा सीमा नीतियों पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो परिणाम बेहद भयावह हो सकते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि बिना किसी ठोस और त्वरित हस्तक्षेप के भारत में यह आबादी 4 करोड़, 6 करोड़ या यहां तक कि 10 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। जरा सोचिए, भारतीय उपमहाद्वीप में पहले से ही रोजगार और संसाधनों की भारी मारामारी है। अगर भविष्य में इतनी बड़ी आबादी और जुड़ जाती है तो हमारी अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर जो दबाव पड़ेगा वो किसी भी देश के बर्दाश्त से पूरी तरह बाहर होगा। तो आखिर इसका समाधान क्या है? इस संकट से निपटने के लिए कई रणनीतियां सुझाई गई हैं। इतनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के कारण केवल इंसानी पहराव काफी नहीं है। प्रस्तावों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट मॉनिटरिंग का उपयोग, स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम लागू करना और सबसे महत्वपूर्ण, राज्य और केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों के बीच एक बहुत ही मजबूत तालमेल शामिल है। आधुनिक तकनीक और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति ही वो ढाल बन सकती है जो भविष्य की इन गंभीर चुनौतियों से निपटने में हमारी मदद करे। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न सामने आता है। भारतीय उपमहाद्वीप अपने सीमित संसाधनों के साथ इस अपरिहार्य और विशाल जनसांख्यिकीय बदलाव का संतुलन आखिर कैसे बनाएगा? ये सिर्फ किसी एक देश की समस्या नहीं है। ये एक ऐसा भूराजनीतिक और आर्थिक संकट है जो इस पूरे के पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेगा। नीतियां बदलनी होंगी और समाधान जल्द से जल्द खोजने होंगे। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।